हाँ, तो प्रकाश वाला टॉपिक जो अपन ने किया था 3-4 छोटे छोटे पार्ट्स में किया था, लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ से आपको पक्का प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है ना। 100% यहाँ से प्रश्न आपको पक्का मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने अभी लेट नाइट ही अपलोड किया, बट मैंने कहा कि नहीं, करना है इसको, साइंस वाले टॉपिक को, जिसके अंदर क्या क्या है, दर्पण है, लेंस है, मानव नेत्र दोष है, जिसमें वर्ण विक्षेपण वगैरह भी है। बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत शानदार, ठीक है। आराम से समझेंगे अपन एक एक। इंग्लिश मीडियम वाले चिंता नहीं करें। दर्पण का मतलब मिरर, क्या है, मिरर है। लेंस का मतलब लेंस है, और ह्यूमन मतलब जो अपनी आई है, ह्यूमन आई में क्या क्या डिफॉल्ट है, क्या क्या डिजीज दोष है, वो है। और वर्ण विक्षेपण है जो कलर वाला है, जिसमें अपन विबग्योर पढ़ेंगे, अपन इंद्रधनुष रेनबो पढ़ेंगे, सारी बातें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं अपन मिरर की, है ना। दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, और उसमें भी सबसे पहला मिरर कौन सा, प्लेन मिरर, ठीक है। प्रश्न पक्का है, प्रश्न पक्का। यहां से समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है बराबर, सीधा और आभासी बनता, सीधा सीधा प्रश्न छपेगा। ये समतल दर्पण होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं सुबह सुबह, ठीक है, नहा धो के एकदम। तो समतल दर्पण जिसमें हम फेस देखते हैं, उसमें प्रतिबिंब हमेशा बराबर, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है, अर्थात प्रतिबिंब में दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखता है। ये जरूर आपने देखा होगा, अगर ऐसा हाथ हिलाओगे तो आपको नजर आएगा जैसे लेफ्ट हैंड हिल रहा हो, ठीक है। तो समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है, अर्थात प्रतिबिंब में दायां भाग जो बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए वस्तु से दर्पण आधा होना चाहिए। ये तो आपने देखा होगा, लेडीज वगैरह अपने मम्मी जो है सब अपने जो एक अपने रूम के अंदर एक कांच रखती है बड़ा सा, ठीक है। अपनी नॉर्मल इंसान की जो हाइट होती है सपोज 6 फीट होती है, 6 फीट के लिए 3-3.5 फीट का वो होना चाहिए, उसमें आप पूरे दिख जाओगे। समझ में आ गई, जैसे अपनी मम्मी वगैरह साड़ी वगैरह देखती है, उसके अंदर प्रॉपर आ जाता है बड़ा सा, उसे क्या बोलते हैं। तो प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए वस्तु से जो दर्पण होता है वो आधा होना आवश्यक है। समझ में आ गई, आधा होना चाहिए। अगर 5 फीट हाइट है तो 2.5 में काम चल जाएगा, ये चीज़ है। फिर बड़ी चीज़ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ, वो इन्फिनिटी होती है, अनंत, ठीक है ना, अनंत होती है, नॉट डिफाइन होती है। ये सीधे सीधे फैक्ट है, घोट के पी जाना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु दर्पण के सामने होती है, तभी तो अपना फेस हूबहू दिखता है, एक एज इट इज जितना है उतना दिख जाता है, ठीक है। और यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से, v का मतलब वेलोसिटी है, v वेग से आए तो बिंब व प्रतिबिंब के बीच में वेग सापेक्ष 2v हो जाता है, डबल हो जाता है। ये चीज भी इजी है। अब इसके उपयोग क्या है भाई, समतल दर्पण के यूजेज ऑफ प्लेन मिरर बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखें। पेरिस्कोप में, जैसे कि सैन्य अभ्यास, पनडुब्बियां, इन सब के अंदर यूज किया जाता है। लुकिंग ग्लास, जिसमें अपना फेस देखते हैं अपन, और क्लाइडोस्कोप, जैसा कि प्रयोगशाला, बच्चों के खिलौने, इन सब के अंदर समतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो इजी है। अब आ जाते हैं अपन दर्पण में, इसमें भी गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण बेसिकली 2 प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखने में ऐसा होता है, कभी कभी तो इतना बेसिक प्रश्न पूछा गया है कि आपको डायग्राम दिखा देंगे और ये पूछेंगे कि ये कौन सा दर्पण है, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्या खास बात होती है इसकी, वस्तु को दूर ले जाने पर वस्तु छोटी होती है। अच्छा, दूसरा आपने बचपन से पढ़ा था कि इसका नाम क्या होता है, तो उत्तल का नाम अभिसारी होता है। एक ट्रिक बताऊंगा मैं, क्या ट्रिक है, देखो, उत्तल को बोलते हैं अभिसारी, है ना, अभिसारी, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अवतल को बोलते हैं, जो मैं आपको 10th में पढ़ाता रहता था, अपसारी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अपसारी था कि अभिसारी था, कौन क्या था। चिंता नहीं करें, अव अप साउंड सेम है, अव अप यानी अवतल अपसारी और उत्तल अभिसारी। तो अपन को तो एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अव अप मतलब अवतल अपसारी है, ठीक है ना।
तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और इससे अभिसारित हो गया पृष्ठ बाहर की ओर, पॉलिश अंदर की ओर। पॉलिश अंदर की ओर है, पृष्ठ बाहर की ओर। ये देखो कर्व जो है पृष्ठ बिल्कुल बाहर की ओर है, पॉलिश अंदर की तरफ की होती है इसके अंदर। इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, बड़े क्षेत्र होता है इसका, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। प्रतिबिंब हमेशा आपका, अच्छा दृष्टि क्षेत्र ज्यादा क्यों होता है? तभी तो जो गाड़ियों के साइड मिरर होता है ना, गाड़ी वाहनों के साइड वाले शीशे होते हैं ना पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें हमेशा उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है। वरना सोचो इतना बड़ा ट्रक है, एक छोटे से कांच में दिख जाता है, ठीक है, तो दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी में छोटा बनता है। छोटा बनता है तभी तो ट्रक दिख जाती है इतने समय, वरना अगर साइज के हिसाब से ट्रक की हेडलाइट नहीं दिखनी चाहिए, कांच तो इतना सही है। तो वही चीज है, प्रतिबिंब सीधा आभासी और छोटा बनेगा। ट्रक सीधी की सीधी दिखेगी, बस आ रही तो बस सीधी सीधी, कोई नई कार आ रही है, कोई दूसरी कार आ रही है, तो एज इट इज सीधी की सीधी दिखेगी, छोटी इतने से कांच में दिख जाएगी। तो उसमें हमेशा गाड़ियों के पीछे पृष्ठ दृश्य, पीछे का दृश्य देखने में कौन सा मिरर यूज होता है? उत्तल दर्पण। और उपयोग और कौन सा? सड़कों पर लगे हुए जो परावर्तक लैंप होते हैं, हम देखेंगे लाइट में हाईलाइट जो चमकते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसमें लाइट हो, लेकिन लाइट नहीं होती है, वो उत्तल दर्पण है। अब अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। वस्तु दूर ले जाने पर बड़ी होती है, ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, पॉलिश बाहर की तरफ। इसमें क्या था? पॉलिश अंदर की तरफ। इसमें क्या है? पॉलिश बाहर की तरफ। यूजेस बहुत पूछे गए हैं, सोलर कुकर और सौर भट्टियों में, सर्च इंजन और सर्च लाइट में, कार की हेडलाइट में, आकाशीय पिंडों में, तारों की फोटोग्राफी में, कान नाक गला एंडोस्कोपी में, और दाढ़ी वाले शीशे जो होते हैं उनमें, सब में जो है अवतल दर्पण कौन। अब बात करते हैं लेंस की। अब टॉपिक कौन सा आ गया है? लेंस। लेंस भी सेम सिस्टम है। दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, और दूसरा कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। उत्तल लेंस की क्या खास बात होती है? ये लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल आभासी उल्टा होता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इजी। और ये इसका डायग्राम है, कभी कभी प्रश्न डायग्राम को लेके भी आया है कि ये कौन सा लेंस है, तो ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। बात करते हैं उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का डायग्राम आपके सामने ये रहा। ये लेंस बीच में से पतला, किनारों पर मोटा होता है। ये प्रकाश पुंज को, जो इनके पास में लाइट भेजी जाएगी, रेज भेजी जाएगी, उसको बिखेर देता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। कैसे? अगर ऐसी रे आएगी तो ये यूं बिखेर देगा इसको, ठीक है ना। इसका इधर आएगी तो इधर बिखेर देता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी व सीधा बनता है। ये जितनी भी बात है ना, जैसे देखो अपने यहाँ भी बात की कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पर सीधा बनता है। ये बहुत बार रिपीट प्रश्न है, रिपीट, ठीक है ना। और उपयोग क्या है? वाहनों की हेडलाइट और टॉर्च के आगे के शीशे। अब लेंस कंप्लीट, दर्पण कंप्लीट। अब बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। क्या करेंगे? बात है पावर ऑफ लेंस। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। लेंस पर आपतित होने वाली किरणों को लेंस मोड़ता है। जो जितना अधिक मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। ध्यान से, लेंस पर कोई भी किरण आएगी तो लेंस उसको मोड़ेगा, ठीक है। अब वो कितना अधिक मोड़ता है वो उस लेंस की कैपेसिटी या लेंस की ताकत या लेंस की पावर या लेंस की शक्ति है, ठीक है। तो जो जितना अधिक मोड़ता है उस लेंस की उतनी ही ज्यादा फोकस क्या ना वो शक्ति होती है। और ये इसका फॉर्मूला है आपके सामने, लेंस बराबर 1 फोकस दूरी, और फोकस दूरी होनी चाहिए मीटर में। मैं 2-4 बातें बताता हूं आपको, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? पावर ऑफ लेंस को P से दिखाते हैं, P बराबर 1/f, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये फोकस दूरी। और f की जो वैल्यू है, f का जो मान है, f की वैल्यू किस में होनी चाहिए? f की वैल्यू मीटर में, किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगर नहीं है, कभी कभी क्या करता है वो आपको सेंटीमीटर में देता है, तो अपन उसको चेंज कर लेंगे, चेंज इनटू मीटर। ध्यान रखें, मीटर में होनी चाहिए। और पावर ऑफ लेंस का जो SI यूनिट होता है,
पावर ऑफ लेंस का जो एसआई मात्रक होता है, जिसको अपन एसआई यूनिट बोलते हैं, वो डायप्टर होता है कैपिटल डी, जिसको डायप्टर होता है कैपिटल डी का, ये रहा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है ना, कैपिटल डी से दिखाया जाता है, कैपिटल डी। और फोकस दूरी को यानी फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। लेंस की क्षमता धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव होती है, और किसकी, कॉन्वेक्स की, और अवतल की इसकी ऋणात्मक होती है यानी नेगेटिव होती है। छपेंगे क्या, छप गए। आगे देखो, ये क्या है भाई, ये न्यूमेरिकल है। चलो दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल इजी। पहले अपन इसकी बात करते हैं। ये क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पहली बात हमें दिया हुआ क्या है, f बराबर 2 मीटर। सुनो, अगर ये 2 मीटर की जगह 2 सेंटीमीटर होता है या फिर और कुछ होता तो अपन चेंज किस में करते, मीटर में, लेकिन पहले से ही मीटर में दे रखा है, ठीक है। अवतल लेंस है तो लेंस की क्षमता क्या फॉर्मूला होता है, p बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, तो p बराबर 1/2 यानी कि 0.5 डायप्टर। ध्यान रखें, ऑप्शन में अगर ये आ जाए 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 डायप्टर, 0.5 लीटर, तो ध्यान रखें टिक इसको करना है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस, जैसे दूध हम लीटर में नापते हैं कि इतना किलो या इतना लीटर देना, चीनी इतना किलो देना, घी इतना है, वही चीज है। हर चीज को मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, उसको उसका एसआई मात्रक या एसआई यूनिट बोला जाता है। तो पावर ऑफ लेंस का जो मात्रक है वो डायप्टर है, कैपिटल डी से दिखाया जाता है। अपन जब आंखों में चश्मा लगवाने जाते हैं, डॉक्टर कभी देखना पर्ची पर लिखा रहता है कि 0.5 डी, 1 डी, 2 डी, वो आपके अकॉर्डिंग टू आपको कितने नंबर का चश्मा लगा है वो लिखा रहता है कैपिटल डी में, ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल, वो है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है। इट मीन्स ये कि अब की बार आपने P दे दिया, इसका सोल्यूशन देखिए P, क्योंकि क्षमता दे रखी है, पावर ऑफ लेंस दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, F ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। P की जगह -2 रख लो, 1/f अपनी जगह, F को भेजो इधर, तो 2 आ जाएगा एज इट इज नीचे। सॉल्यूशन किया तो F की वैल्यू आ जाएगी -0.5 मीटर। आप कहेंगे मीटर क्यों लिखा, तो ध्यान रखें डायप्टर समझता ही मीटर को है। डायप्टर जब भी आंसर में होगा इसका मतलब F मीटर में है। डायप्टर जब भी आंसर होगा मतलब F मीटर में है। डायप्टर जब भी आंसर होगा मतलब F मीटर में है। 3 बार बोल दिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसलिए F मीटर में आया। लेकिन ऑप्शन में अगर और कुछ हो तो इसको सेंटीमीटर में चेंज भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ध्यान रखें -50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। फिर उसने पूछा कि ये किस प्रकार का लेंस है, तो जब आंसर नेगेटिव में है, ये देखो यहाँ बात लिखी है अपन ने कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो जिसकी क्षमता ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इट मीन्स ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, यानी कि ये कॉनकेव लेंस है। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। ये मैंने कुछ एक झलक दिखाई है 10+2 CET, नस चेक। अगला, अब ये जो टॉपिक है यहाँ से डेफिनेटली ह्यूमन डिजीज के जो डिजीज है ह्यूमन आई के, डिजीज ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है ना, प्रश्न जबरदस्त आएंगे। मोतियाबिंद कैटरेक्ट, जो कैटरेक्ट डिजीज होता है मोतियाबिंद, सुना होगा आपने कि यार हमारे दादाजी को मोतियाबिंद हो गया। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि उम्रदराज आदमी को ही होता है, एजेड पर्सन 60 के ऊपर वालों को होता है, बीच का मोतिया पक जाता है, ज़्यादा उसका यूज होने की वजह से या फिर ज़्यादा धूप में रहने से, किसान वगैरह रहते हैं ज़्यादा धूप में रहते हैं तो स्लोली ध्यान नहीं करते, तो ये बीच का कॉर्नी एकदम वाइट हो जाता है। तो फिर इसको हमेशा कैटरेक्ट को या फिर मोतियाबिंद को ऑपरेशन ही इलाज होता है, सर्जरी, ठीक है ना, ऑपरेशन करके ये ऊपर का लेयर हो जो है उसको हटा के नया लेंस लगा दिया जाता है और एकदम आदमी ठीक हो जाता है। इस दोष में नेत्र लेंस की पारदर्शिता का बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये वृद्धावस्था इन एज्ड पर्सन को होती है तथा प्रकाश किरणों का अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन इस दोष में परावर्तन होने लग जाता है, इसलिए तो बिल्कुल कहते हैं धुंधला दिखता है, या फिर कहते हैं बेटा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
तो उस लेंस को हटा के फिर नया परत लेंस चढ़ाई जाती है आर्टिफिशियल, और उसके ऊपर चश्मा भी देते हैं कि थोड़ा और ध्यान रखना। उपचार क्या है कि मोतियाबिंद युक्त लेंस को हटाकर जो मोतियाबिंद हो गया है उस लेंस को तो हटा देंगे शल्य चिकित्सा द्वारा, मतलब बाय ऑपरेशन, बाय सर्जरी, अपन कह सकते हैं बाय सर्जरी ऑपरेशन, उसके द्वारा हटा दिया जाएगा और हटाकर द्वारा प्रतिस्थापित करके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, IOL इंट्रा ओक्यूलर लेंस, जो नया लेंस चढ़ाया जाएगा उसको क्या बोला जाता है, IOL इंट्रा ओक्यूलर लेंस चढ़ा दिया जाता है या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये इसके इस रोग के इलाज हैं। अगला है जरा दृष्टि दोष, ना तो नज़दीक का दिखता ना दूर का दिखता, मामला खत्म है। पहली बात तो ये कि बुजुर्ग व्यक्तियों में होता है ये भी रोग, मोतियाबिंद से थोड़ा सा ऊपर वाली प्रोसेस है, आंख की समझन क्षमता कम हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आंख की समझन क्षमता कम हो जाती है, अर्थात इस रोग में समझन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसमें न तो निकट का दिखता है ना दूर का दिखता है, बिल्कुल कम दिखता है। प्रश्न आया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दिखाई देता है नजदीक का, दूर का, या दोनों का, नहीं दोनों का ही कम, ठीक है ना। उपचार क्या है, तो उपचार वही है, ऐसा लेंस देखा होगा आपने, ये वाला चश्मा देखा होगा बुजुर्गों के, ये यहाँ से फिर एक खांचे बने हुए, ये चश्मा जो होता है यूं बुजुर्गों के लिए देखो शानदार, ये चश्मा चढ़ेगा, ठीक है। द्विफॉक्सी बाईफोकल क्या बोला जाता है इसको, बाईफोकल लेंस चढ़ेगा, जिसमें ऊपर तो होता है, यहाँ तो होता है उत्तल और नीचे होता है अवतल, है ना, ऊपर तो कॉन्वेक्स नीचे है कॉनकेव। तभी देखा होगा कभी कभी आपने कि प्रिंसिपल आंखें निकाल रहा था, आंखें काट रहा था, आंखें नहीं काट रहा वो, अगर यहाँ लगा लेगा पीछे तो उसको क्या होगा, दूर का देखने के लिए, और नज़दीक का देखना है तो उसी चश्मे को यहाँ ले आएगा ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे अपना काम कर रहा है, ऐसे देखेगा आंखें काट रहा हो, लेकिन वो आंखें नहीं काट रहा, वो उसकी समस्या है। वो जो चश्मा है वो ऐसा ही है, उसमें बाईफोकल है, दोनों तरह का, आगे के देखने के लिए थोड़ा पीछे लगा लेगा, नज़दीक का देखना तो यहाँ ले आएगा नाक पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ऊपर। लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि द्विफोक्सी लेंस तो लगा, लेकिन द्विफोक्सी में भी उत्तल ऊपर है नीचे है, तो उत्तल ऊपर है उत्तल नीचे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लो कि उत्तल छोटा है, 3 अक्षर है, उत्तल है, अवतल में 4 है तो बड़ा नीचे, ठीक है ना, ऊपर छोटा फिर बड़ा। नोट क्या है कि आपको पता है कोई भी बंदा अगर होता है ना, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का नियर पॉइंट बोल दो चाहे निकट पॉइंट बोल दो, नियर पॉइंट कितना होता है, यानी कि निकट बिंदु कितना होता है हमारी आंख का, 25 सेंटीमीटर। ये इतना 25 सेंटीमीटर का मतलब है जैसे एक आधे फुट की स्केल होती है ना, जब आप नापते हो, वो स्केल 30 सेंटीमीटर की होती है, उससे भी थोड़ा सा कम, अप्रोक्स इस पेन से थोड़ा कम। 25 सेंटीमीटर का मतलब है आपके पास में जो छोटी स्केल होती है उससे भी और कम, उससे आगे हमें नहीं दिखाई देगा, वो हमारी निकट बिंदु की क्षमता होती है। अगर इतना पास में ले जाने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कोई नोटबुक में, इट मीन्स आप रोगी हैं, छोटी मोटी नज़र कम है आपकी। तो ये ध्यान रखें, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, वह दूर तो इन्फिनिटी होता है, दूर तो चाहे कितना भी दिख सकता है स्वस्थ व्यक्ति को, जितनी कैपेसिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत अनंत। लेकिन नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर के से ज़्यादा नज़दीक उसको नहीं दिखाई देगा, ये लास्ट सीमा है, 25 सेंटीमीटर तक दिखता है, इसके बाद में 25 से नज़दीक ले आओगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, बहुत पूछा गया प्रश्न है कि नेत्र का निकट बिंदु नियर पॉइंट ऑफ आई 25 सेंटीमीटर होता है। अब क्या कि साहब कोई नेत्रदान करना चाहता है तो क्या पूरी की पूरी आंख काट के चेपेगा क्या, नहीं, सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ आंख का कॉर्निया ही दान होता है, और वो भी मृत्यु के 4-6 घंटे के भीतर नेत्रदान किया जाना ज़्यादा ठीक रहता है। निकट दृष्टि दोष नियर डिजीज होता है, इसमें निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, ध्यान रखें, कहते हैं ना नज़दीक का, तो ये मत सोचना कि नज़दीक का नहीं दिखता, दिखता है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का दिखता है, ऐसा मान लो कि जो नज़दीक का रोग हो गया है आजकल, मतलब नज़दीक का रोग हो गया, मतलब निकट दृष्टि दोष है, नज़दीक का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। यानी कि सपोज दैट ये अगर रेटिना है, मैं मान लेता हूँ कि ये रेटिना है ना, और इसकी इमेज जो बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है,
इसलिए फिर अपन यहाँ पर जो इसका लेंस चढ़ाते हैं वो अवतल लेंस चढ़ाते हैं तो ये इमेज रेटिना तक पहुँच जाती है। ये रोग है। इसमें लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र गोलक बड़ा और लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक बड़ा और लंबा हो जाता है। प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले ही मिल जाती है, पहले रुक जाती है, रेटिना तक पहुंचती नहीं है, तभी तो नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने से लेंस की क्षमता कम हो जाती है इसमें। और उपचार एक ही है भाई, कॉनकेव लेंस लगाइए, कॉनकेव लेंस का चश्मा, कॉनकेव लेंस का चढ़ा दीजिए, जिसको अपन चश्मा कह सकते हैं, वो चढ़ा दो, आपको बराबर दिखने लग जाएगा। अब एक दूरदृष्टि फार है ना, वो तो मायोपिया, ये दूर का हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, इसमें दूर का तो दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता। वही सेम जैसा इसमें नाम है, दूर, दूर का मतलब दूर का दिखता है, निकट में निकट का दिखता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, उसमें लंबा हो जाता था, इसमें छोटा हो जाता है। चपटा हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना यहाँ है ना, तो ये प्रकाश किरणें बिल्कुल और आगे तक चल जाएगी। उत्तल लेंस का प्रयोग करो, ठीक है, तो ये लेंस यहाँ तक बना देगा, वापस ले आएगा अंदर। उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करो तो वापस रेटिना के पीछे नहीं बनेगी, रेटिना के बराबर आके बन जाएगी। ये हैं अपने दूरदृष्टि दोष। अब एक रोग होता है भाई अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, लॉन्ग साइटनेस, ठीक है। नेत्र के कॉर्निया में अनियमितता आ जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में क्षैतिज वस्तु ऊर्ध्वाधर और गोलाकार या अंडाकार दिखाई देती है, ठीक है। और इसके लिए भाई एक यूज ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस, समझ गए आप, ये ध्यान रखें, बेलनाकार लेंस या टोरिक लेंस, इसका आपको क्या लिखा हुआ है, ये इस दोष में क्षैतिज वस्तु ऊर्ध्वाधर तथा गोलाकार वस्तु अंडाकार। हाँ ये प्रॉपर, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन वर्ड देख लेना, इस दोष में कहाँ गया, इस दोष में ही आ जाएगा। इस दोष में तो क्षैतिज वस्तु है वो तो ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल मान लीजिए इंग्लिश में, और जो गोलाकार है वो अंडाकार दिखने लग जाएगी, थोड़ी फैली हुई दिखने लग जाती है अबिंदुकता दृष्टि वैषम्य में, ठीक है। तभी तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा, सिलेंड्रिकल लेंस, या फिर अपन इसको टोरिक लेंस भी बोलते हैं। प्रश्न इतना सा आएगा, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य में उपचार करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर बेलनाकार लेंस या टोरिक लेंस कौन से रोग होने पर यूज करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक है भाई वर्णांधता, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है, वैसे तो ये जेनेटिक बीमारी है, लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। मिलिट्री वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस चेकअप होता है। इसमें सबसे बड़ा झंझट है कि लाल और हरा रंग नहीं पहचानता है इसका डिजीज का, इसका रोगी। सबसे बड़ी बात यही है, लाल और हरा। और जब कोई बंदा लाल और हरा, जो कि मेन जो बत्ती होती है गाड़ी चलाते टाइम, मेन जो बत्तियां होती है जगह पर, ट्रैफिक बत्ती, उसमें लाल और हरा रंग मुख्य होता है। और जिस बंदे को लाल और हरा रंग उल्टे दिखाई देने लग जाए या समझ में ही ना आए तो वो तो भाई कुछ काम का ही नहीं है। इसीलिए फौज वगैरह के अंदर ऐसे बच्चों को नहीं लिया जाता, कलर ब्लाइंडनेस की अलग से चेकअप होता है, ठीक है। और लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये लाइलाज आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज है, इसमें लाल और हरा नहीं पहचाना जाता, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी रेनबो की बात कर लेते हैं। रेनबो, आकाश में जो बनती है रेनबो, नई हेडिंग लगाइए रेनबो। पानी की बूंद के साथ सूर्य प्रकाश का अपवर्तन होकर वर्ण विक्षेपण द्वारा 7 रंगों की चंद्राकार पट्टी, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने विबग्योर, ठीक है, विबग्योर ये होता है भाई, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में क्या लिखोगे, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, इसमें एक ट्रिक भी बनती है, हालांकि मैंने आगे आपके लिखी भी है। तो ये हो जाएगा आपके, वैसे तो मैं ट्रिक लिख देता हूं आपके, यहाँ लिख दिया रंग, तो ये रहा बैंगनी, ये देखो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है ना। तो यानी कि बेजानी है पीनाला, या फिर
जो भी आपके ट्रिक हिसाब से बैठती हो अपने हिसाब से बैठा लेना। बेजनी जो भी है, बेजनी, बेज का मतलब होता है छेद, अगर कोई राजस्थानी भाषा समझता हो तो बना लेगा बेजनी। अच्छा, दिक्कत इसमें क्या है कि इसमें सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल, रंग दिखने का क्रम है, इसलिए मन से कोई मत बना लेना। तो बेजनी, बेज का मतलब है छेद, तो बेजनी है पीनाला, ऐसा मान लो। बेजनी है भाई पीनाला, ऐसा अपने हिसाब से जो आपको बना रखी हो, लेकिन सीक्वेंस ये रहना चाहिए। जैसे इंग्लिश में विबग्योर वेरी इजी पड़ता है, वैसे आपके भी रखना है। तो इंग्लिश मैंने बता दिया भाई, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये 7 रंग की एक चंद्राकार पट्टी बनती है, उसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनने के कारण अगर आपसे पूछे तो वायु, उत्तर ये होगा, ये आंसर है। आंसर वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। एक नोट भी लिखा है, बड़ा गजब का नोट है ये। इसमें क्या है कि ये सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई दे तभी दिखता है। जैसे अगर इधर रेनबो बन रही है तो इधर सूर्य होगा, और इधर बन रही है तो इधर सूर्य होगा, मतलब उसका फोकस जिस पर पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में कभी कभी क्या जाता है, सेम दिशा में, कभी कुछ उल्टी दिशा, ऐसा है, तो विपरीत दिशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, बाकी एक वर्ण विक्षेपण, जो जिसको अपन सप्तवर्णी सिद्धांत भी बोलते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की पट्टिका दिखाई देती है, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यही रेनबो बनाता है। 7 रंग अपने देख लिए, लेकिन 7 रंग तो देख लिए, लेकिन 7 रंगों में जो खास बातें हैं 3 बहुत जबरदस्त खास है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या कि जो ये 7 रंग है, इन 7 रंग में आपसे पूछेंगे बीच का रंग कौन सा है, तो आप कहेंगे साहब कि 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के छोड़ दो, बीच का हरा है। बात सही है कि इन 7 रंगों में बीच का रंग हरा है, लेकिन बीच में दिखाई पीला देता है। यह प्रश्न आएगा, क्यों देता है? क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो बाकी कलर से थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए पीला हमें दिखाई देता है। एक बात तो ये तो ध्यान रखना है कि बीच में वैसे होने को तो मतलब हरे से ज्यादा होती है, होने को तो बीच का रंग हरा होता है, लेकिन हमें दिखाई कौन सा देता है बीच में? पीला। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। वैसे ही हम बात करें लाल रंग की, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक तथा विचलन, आवर्ती और वर्ण विक्षेपण न्यूनतम होता है। अब यह भी बड़ी बात है, लड़ाई है ना वो सिर्फ एड़े छेड़े की है, लेफ्ट और राइट की है। अब जो 2 बातें हैं वो एक बात तो है बैंगनी की और एक बात है लाल की, जो बिल्कुल किनारों पर दोनों मेहमान बैठे हैं। पहले लाल भाई साहब की बात करते हैं, ये रही। लाल में तरंगदैर्घ्य तो होती है सर्वाधिक, तरंगदैर्घ्य, बाकी विचलन, आवर्ती, वर्ण विक्षेपण न्यूनतम होता है। लेकिन उल्टा हो इधर बैंगनी में तरंगदैर्घ्य तो होती है न्यूनतम और बाकी सब सर्वाधिक। समझ में आ गई? तो ट्रिक भी लिखिए यहां पर आपके लिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, बाकी सब न्यूनतम। और बैंगनी के अंदर इसका जस्ट उल्टा है, इसमें बैंगनी में तरंगदैर्घ्य कम होता है, बाकी सब उल्टा होता है। तो इसको विशेष तौर पे ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वो जो पूछेगा कथन कारण में भी पूछ सकता है, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इसलिए ध्यान रखें। लाल रंग वैसे भी आपको पता है, लाल रंग खतरे की निशानी, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, बाकी सब कम है। तो एक को याद कर लो, बस कुछ नहीं करना, लाल रंग को याद कर लो, तो इसका तरंगदैर्घ्य याद रखना है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, बाकी सब कम होता है। तो इसके उल्टा जो इस तरफ बैठा है, कौन? बैंगनी का तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होता है, बाकी सब ज्यादा होता है। बस इतना ही तो है। ओके, फिर 2 बातें आती हैं आपके प्राथमिक रंग की और पूरक रंग की। ये भी बड़ी शानदार चीज है भाई। इसमें क्या मामला है? इसमें प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो भाई प्राथमिक, इंग्लिश मीडियम की तो ट्रिक है गरीब, इंग्लिश मीडियम की ट्रिक गरीब है। गे का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन, रे का मतलब रे ना, तो उसका मतलब रेड, और बे का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब ब्लू, तो हरा, लाल और नीला। मेरे हिसाब से तो हिंदी मीडियम वाले भी गरीब याद कर लो, बैठ जाएगा,
ठीक है ना। हरा, लाल, नीला, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। ये प्राथमिक रंग होते हैं, बाकी सब पूरक रंग है ना। अच्छा, प्राथमिक रंग हो गए, तो फिर द्वितीय हो जाएंगे। पूरक क्या है? पूरक है कि जब दो रंगों से श्वेत रंग बने तो उसे पूरक रंग कहते हैं। जब कोई दो रंग आपस में मिलके सफेद रंग बने तो उसे पूरक रंग कहा जाता है। तो ये था भाई सेशन, कैसा लगा? मजा आ गया होगा। प्रश्न पक्का छपेगा, प्रश्न पक्का छपेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आज कंप्लीट किया अपन ने, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। CET 10+2 में यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। बहुत जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें अपन दर्पण, लेंस, मानव नेत्र दोष और वर्ण विक्षेपण, रेनबो पैनबो सब पढ़ लिया, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। बाकी ऐसे और सेशन लेके आऊंगा आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, एनी क्वेरी किसी भी तरह की, तो आप कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नए सेशन के साथ। ओके।